मोदी सरकार भारत में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को लेकर काफी कंसर्न है। जहां एक तरफ वो मेडल तालिका में भारत की पोजीशन को इंप्रूव करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ वो चाहती है 2036 के समर ओलंपिक को होस्ट करना, जिसकी दावेदारी पुख्ता करने के लिए एक तरफ वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेशन को लेकर कानूनी सुधार करना चाहती है। क्योंकि पिछले साल भारत ने इन फेडरेशन को लेकर कई सारे इश्यूज जो है वो फेस किए। पहलवानों ने दिल्ली में अनशन किया, ब्रजभूषण सिंह का नाम उछला और एक पावर टसल हमने इन फेडरेशन में देखी। अब इनमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है द स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, जिसे टेबल करते हुए भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये बिल आता है, ये पास होता है, तो ये भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस के एक नए एरा की शुरुआत करेगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के जो फाउंडेशन है, उन फाउंडेशन को रीशेप करने में मदद करेगा और ये जो पावर टसल हो रही है, इस पावर टसल को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जब बिल पेश किया गया तो अपोजिशन द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। ये कहा गया कि इस बिल को लाना भारत सरकार के लेजिस्लेशन, ये पावर में आता ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं। मनीष तिवारी द्वारा यह स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि ये जो गवर्नमेंट या फिर ये जो स्पोर्ट्स का रिगार्डिंग जितने भी मैटर है, ये स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 के अधीन आते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ स्टेट को है, न कि सेंटर को। तो अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो ये कल को जुडिशियल रिव्यू में जाएगा और ये वहां पर फेल हो जाएगा, वहां पर पास नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ मनीष तिवारी का कहना है कि जो पहले अगर लॉ के आधार पर देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को लेकर जो इंटरप्रिटेशन दिया है, ये बिल उसके भी खिलाफ है, क्योंकि उन इंटरप्रिटेशन में दोनों हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन जो है वो स्टेट का मैटर है, न कि सेंटर का। और इस आधार पर मनीष तिवारी का यह भी इल्जाम है कि मोदी सरकार सिर्फ बीसीसीआई जो है उसको इस प्रीव्यू में लाना चाहती है, इस स्पोर्ट्स प्रीव्यू में लाना चाहती है और अपने अधीन लाने के लिए ही ये बिल लाया गया है। क्योंकि अगर बीसीसीआई के बारे में बात करें ना, तो वो तमिलनाडु के एक जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन वहां होती है, उसके तहत रजिस्टर्ड एक संस्था, अपने आप में सबसे अमीर संस्थाओं के रूप में जाने जाती है और इसके ऊपर कोई टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई पावर कंट्रोल नहीं। और जहां कांग्रेस का कहना है कि भारत सरकार सिर्फ इसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए इस तरह के लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर इन दोनों के टसल को अलग रख दिया जाए और ये समझा जाए कि ये जो नया बिल या गवर्नेंस बिल लाया जा रहा है, ये 2011 में आए जो स्पोर्ट्स कोड है उससे किस तरह से अलग है और क्या डिफरेंस ये क्रिएट करने वाला है। चलिए आइए चलते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये आया तो भारत में क्या क्या बदलेगा और किस स्तर पर बदलेगा। पहला अगर पॉइंट इस आधार पर समझा जाए कि गाइडलाइंस ऑफ द लॉ में क्या होगा, तो अभी वर्तमान में जो स्पोर्ट्स कोड 2011 जो कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया, उसके आधार पर एग्जीक्यूटिव गाइडलाइन जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा लॉ मींस इशू की जाती है। और अगर स्पोर्ट्स बिल के आधार पर बात किया जाए तो अब ये लेजिस्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और एक बार पास करने के बाद में लीगल अथॉरिटी जो है वो इनके पास में रहेगा गवर्नेंस नॉर्म को जारी करने का और उन्हें एनफोर्सेबल बनाने का। क्योंकि अब की बार सिर्फ गाइडलाइन इशू की जाती है स्पोर्ट्स कोड में, मानना या ना मानना उस ऑर्गेनाइजेशन, उस फेडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यही कारण है कि सरकार बहुत ज्यादा इन फेडरेशन में इंटरफेयर नहीं कर पाती। अब ये बिल आने के बाद में अगर कोई कंसर्न आएगा तो सीधा जो सरकार उसको लॉ कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है। सेकंड जो चेंज है वो एज और टेन्योर रिलैक्सेशन को संबंधित है। वर्तमान में जो स्पोर्ट्स कोड चल रहा है 2011, उस आधार पर एज लिमिट ऑफ ऑफिस बियरर जो है वो क्रॉप कर रखी है 70 ईयर्स पर, और नया जो बिल है वो अलाउ करेगा अंडर 70 एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशन टू कंप्लीट देयर टर्म्स। ये साथ में कह रहा है कि इट इंट्रोड्यूसेस अ 5-year रिलैक्सेशन इफ परमिटेड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन रूल। 5 साल का रिलैक्सेशन देगा अगर इंटरनेशनल फेडरेशन रूल इस बारे में क्या करता है, उन्हें इजाजत दे देता है। साथ ही साथ जब टर्म ऑफ टेन्योर के बारे में बात आती है तो द कोड अलाउड द प्रेसिडेंट टू सर्व 3 terms and with a mandatory cooling off period after 2 मतलब एक साथ 3 टर्म्स जो है वहां का प्रेसिडेंट ले सकता है और 2 टर्म के बाद में उसे एक बार कूलिंग पीरियड देने के बाद तीसरी बार फिर वो फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएगा। अब नया बिल जो है वो 3 कंसेक्यूटिव जो टर्म से तब प्रेसिडेंट बनने की बात करता है और अप टू 12 ईयर 12 साल तक रहेगा।
ये बात प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों के लिए होगी। साथ ही साथ एक कूलिंग ऑफ पीरियड जो बिफोर बिकमिंग एलिजिबिलिटी है वो यहां से क्या कर दिया है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में डाल दिया गया है। मतलब एक नया चेंज है कि कोई बंदा जो सरकार द्वारा अपॉइंट किया है वो लगातार 12 साल तक यहां पर ऑफिस बियरर के रूप में काम कर सकता है। कूलिंग पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे अब हटा दिया गया है। थर्ड अगर बात की जाए तो इसमें ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। जैसे 2011 का जो कोड था वो कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं रखता था फॉर द जेंडर और एथलीट रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब कोई पावरफुल आदमी किसी सरकार का चहेता बंदा इसकी जगह बैठ जाता था। और हमने देखा भी है, अपने बीसीसीआई में लोगों को देखा जिनका कोई क्रिकेट या स्पोर्ट्स हिस्ट्री नहीं रहा है। आपने पहलवानों में देखा कि कोई भी बंदा जाके क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस को, इन एसोसिएशन को लीड कर रहा है। अब उसको हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया कि अब बिल के आधार पर एटलीस्ट 4 वुमेन और 2 एथलीट ऑफ द आउटस्टैंडिंग मेरिट एग्जीक्यूटिव कमेटी में होने ही चाहिए, जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन बनाएगा। इस आधार पर एक इंक्लूसिव जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ एथलीट्स जो है वो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे उनका इंक्लूजन बढ़ेगा। वो वास्तविक प्रॉब्लम्स इन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तक पहुंचा पाएंगे, इन फेडरेशंस तक पहुंचा पाएंगे। अगर फोर्थ बिगेस्ट चेंज के बारे में कहा जाए तो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसके तहत से 3 अलग अलग संगठन जो है वो बनाए जाएंगे। पहला, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, जो ओवरसी करेगा फंक्शनिंग ऑफ ऑल कंप्लायंसेस ऑफ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की जितनी भी बॉडी है उनकी। साथ ही साथ दूसरा बनाया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, जो हैंडल करेगा इनसे संबंधित जितने भी डिस्प्यूट है, जो गवर्नेंस को लेकर है और एथलीट्स के इश्यूज है उनको लेकर। नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल, जो इंश्योर करेगा फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फॉर द स्पोर्ट्स बॉडी। इस आधार पर ये सारी चीजें नया इंट्रोड्यूस होने हैं और ये सब पावर आ जाएगा किसके पास, मिनिस्ट्रियल ओवरहेड के पास। और मिनिस्ट्री इससे क्या कर पाएगी, चीजें डील कर पाएगी। इन सब में एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शायद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी, और कल को शायद सुप्रीम कोर्ट में सरकार उसे पाने में फेल हो जाए या पास हो जाए, वो देखना होगा। वो है बीसीसीआई को लेकर, जो भारत का इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक, उस बोर्ड को लेकर। अब ये जो क्रिकेट बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट मतलब ये सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रीव्यू में नहीं आती, और ये एज अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तमिलनाडु में। अब इस कारण से न तो इस पे टैक्स ऑब्लिगेशन होता है, नहीं इससे डिसीजन, इससे संबंधित डिस्प्यूट पर सरकार का कोई कंट्रोल होता है। अब सरकार ओवररीच करना चाहती थी बीसीसीआई को तक, और इसको भी इंक्लूड करना चाहती है इस स्पोर्ट्स प्रीव्यू में, इस स्पोर्ट्स गवर्नेंस। अब ये बिल को लेकर एम्बिशन एक तरफ है और दूसरी तरफ कंसर्न एक तरफ। ये भी कहा जा सकता है कि सरकार इसके तहत अपने लोगों को इन स्पोर्ट्स बॉडी में बिठा देगी। वो पहले भी बिठाती है, उसमें कोई नया नहीं। हाँ, वैसा है कि स्टेट अथॉरिटी में स्टेट के लोग बैठ जाते हैं, वो पुराने लोग अभी तक हटने का नाम नहीं ले रहे। अब नए लोग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, एक तरफ ये कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि शायद इससे सुधार जो है वो संभव होगा। आप क्या ओपिनियन इसको लेकर रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।